हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो लास्ट लेक्चर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। निर्वेद लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या था कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एक्टिव मास। एक्टिव मास मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर। तो रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हमारे पास ये है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है, तो ए और बी रिएक्टेंट है, तो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पावर में स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा। ये है, दिस इज लॉ ऑफ मास एक्शन। या फिर जैसा हमने बताया एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन था, इसके अलावा पार्शियल प्रेशर भी इसको बोल सकते हैं। तो पार्शियल प्रेशर में लेंगे तो फिर ये हो गया, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ये होगा। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यस वरुण, सॉलिड एंड लिक्विड का एक्टिव मास 1 लिया जाता है। एक्टिव मास मतलब भाई पार्शियल प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन। लोकेश लिखवाया था ना वहां पर साफ साफ की एक्टिव मास का मतलब या तो पार्शियल प्रेशर है या कॉन्सेंट्रेशन है। मोलरिटी, मोलरिटी, कॉन्सेंट्रेशन में मोलरिटी लेना है। ठीक है, तो रेट जो है वो क्या होता है?
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऐसा था। तो रिएक्टेंट के लिए हो गया, इसी टाइप से प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए मतलब बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट। तो लास्ट लेक्चर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये क्या होता है अभी, तो उस पे जाएंगे। अच्छा, एक और चीज है, जैसा हमने बताया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है अपने पास जो है वो क्या हो गया, इट इज प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेंट्रेशन किसका, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यही था ना। तो अब देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, उतना ही ज्यादा राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा ही नहीं होगा। जितनी ग्रेटर वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की होगी, उतना ही ग्रेटर वैल्यू क्या होगा, राइट हैंड साइड वाला पार्ट हो गया। नाउ राइट हैंड साइड वाला पार्ट ग्रेटर, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। ओके, मतलब कि प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है। तो प्रोडक्ट ग्रेटर होने का मतलब क्या है कि यार ज्यादा प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट ग्रेटर होने का मतलब क्या है कि ज्यादा प्रोडक्ट बन चुका है। तो ज्यादा प्रोडक्ट कब बनेगा, जब ऑब्वियसली रिएक्शन ज्यादा कंप्लीट हुई होगी। ओके, तो जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, याद रखना, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा। जितना ज्यादा हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, उतना ही ज्यादा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन होगा। या इसका हम दूसरा बोल सकते हैं, उतना ही ज्यादा होगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ज्यादा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है रिएक्शन का। कंप्लीट नहीं हुआ है, परसेंटेज तो बता सकते हैं ना वरुण, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। पूरी तरह रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, पूरी तरह रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब दो रिएक्शन है, मान लो दो रिएक्शन का के दिया हुआ है, एक का के ज्यादा, एक का के कम। तो जिसका के ज्यादा उसका ज्यादा, वो ज्यादा परसेंट का कंप्लीट हुआ, जिसका के कम वो कम परसेंट का कंप्लीट हुआ, है ना। दो रिएक्शन का अगर के दिया हुआ है तो हम बता सकते हैं कौन ज्यादा कंप्लीट हुआ। जिसका के ज्यादा वो ज्यादा कंप्लीट हुआ। चले आगे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास दो टाइप के हैं, एक है केसी और दूसरा है केपी। नाउ केसी जो है, इसमें क्या होगा, केसी आता है जब हम एक्टिव मास को
कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी या कॉन्सेंट्रेशन। जब एक्टिव मास को मोलरिटी या कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लेंगे तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको क्या बोलेंगे, Kc बोलेंगे। जैसे अभी तक हमने जो लिखा है वो एक्चुअली Kc लिखा था। हमारे पास जैसे रिएक्शन ये है, ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो Kc है वो क्या है, इट इज C⁻C इंटू D⁻D डिवाइड बाय A⁻A एंड B⁻B। समझ आया? तो ये हो गया Kc का एक्सप्रेशन। अच्छा, यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, कोई बता सकता है इसका? Kc का यूनिट क्या होगा? देखो तो C का यूनिट, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या, मोल पर लीटर ना, तो मोल पर लीटर रेज टू C इंटू मोल पर लीटर रेज टू D डिवाइड बाय मोल पर लीटर रेज टू A एंड मोल पर लीटर रेज टू B। तो क्या आ गया एंड में फाइनली? यूनिट क्या आया? यूनिट आ गया मोल पर लीटर रेज टू C प्लस D माइनस A प्लस D। तो ये Kc का यूनिट हो जाएगा। ये किसका यूनिट हो गया? Kc का। यस वरुण। हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट लेते हैं Kp। तो Kp जो है उसमें क्या है, एक्टिव मास जो है वो इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है, जैसे रिएक्शन वही है हमारे पास, ऑब्वियसली रिवर्सिबल रिएक्शन है, लास्ट टाइम वाली भी रिवर्सिबल ही थी। ठीक है, हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिएक्शन ऑब्वियस सारे सारे गैस ही हैं, तभी हमारे पास पार्शियल प्रेशर आएगा। तो Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा यार? जैसा मैंने बोला एक्टिव मास को भी क्या लेना, पार्शियल प्रेशर लेना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट into partial pressure of D raised to stoichiometric coefficient divided by partial pressure of A raised to stoichiometric coefficient and partial pressure of B raised to stoichiometric coefficient। ठीक है, तो ये Kp का एक्सप्रेशन हो। अच्छा, ये Kp का एक्सप्रेशन हो गया, इसका यूनिट क्या होगा यार? तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, ATM ना, पास ATM, बट यहाँ पर याद रखना Kp वाले केस में हम ATM में लेंगे। ठीक है, सो ATM रेज टू C into ATM raised to D divided by ATM raised to A and ATM raised to B।
तो यूनिट क्या हो गया, केपी का यूनिट क्या हुआ, एटीएम रेज टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। समझ आया क्या? प्रेशर का यूनिट एटीएम है ऑब्वियसली, यहाँ पर एटीएम लिया तो प्रेशर का यूनिट एटीएम ही हुआ ना। नहीं, यहाँ पर प्रेशर का यूनिट एटीएम ही लेना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले पार्ट में प्रेशर का यूनिट एटीएम ही लेना है। ठीक है, एटीएम यूनिट इज यूज फॉर केपी। निर्वेद पास्कल लेना ही नहीं है भाई, यहाँ पर एटीएम लेना है। केपी और केसी वगैरह का रिलेशन भी देखेंगे तो उसमें भी एटीएम ही लेते हैं। हाँ, प्रथम रिवर्सिबल रिएक्शन, ये क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन का ही केपी केसी आ सकता है। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में ही आता है, इरिवर्सिबल में नहीं आता। सिद्धार्थ सर, बट व्हाई ओनली एटीएम? यार सिद्धार्थ देखो, पास्कल में भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट क्या है कि हम केपी और केसी में जब रिलेशन देख रहे होते हैं तो ये सब मतलब हम जो जनरल यूनिट है वो यूज कर रहे हो, और जनरल यूनिट जो है वो एटीएम। वरुण, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो पास्कल है। चले आगे। तो केपी और केपी बताया, केपी और केसी बताया ना, दोनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। देखो, तो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो केपी और केसी में क्या रिलेशन है? तो ये हमारे पास रिएक्शन है। तो इसमें केपी हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू डी डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू। ठीक है, इसके अलावा केसी क्या हो गया? केसी हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी रेज टू सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी रेज टू डी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू बी। तो ये केपी और केसी हो गए इस रिएक्शन के। ठीक है, नाउ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन? तो अब देखो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है कि नहीं होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना। नाउ पी इज इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी लिख सकते हैं। पी इज इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना।
एंड एन बाई वी मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। okay, number of moles by volume. What is number of moles by volume? It is molarity या concentration, ठीक है। so हम इसको लिख सकते हैं concentration into RT, ठीक है। प्रेशर क्या हो गया, concentration into RT हो गया। so what is partial pressure of C? obviously it is concentration of C into RT. similarly partial pressure of D क्या हो गया, it is concentration of D into RT. partial pressure of A क्या हुआ, concentration of A into RT. and partial pressure of B क्या हो गया, concentration of B into RT. क्लियर है। तो concentration into RT क्या हो गया, partial pressure हो गया सभी की। ओके, नाउ इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूट केपी में। हो गया सबका। ये केपी का एक्सप्रेशन है, ये केसी का एक्सप्रेशन है। नाउ पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है ना। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो प्रेशर क्या हो गया, एन बाई वी इंटू आरटी। नाउ एन बाई वी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, एंड नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इज कॉन्सेंट्रेशन। तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इज मोलरिटी या कॉन्सेंट्रेशन साइ। तो प्रेशर ऑफ सी क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू आरटी। प्रेशर ऑफ डी क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इंटू आरटी। सिमिलरली ए एंड बी का प्रेशर ये हो गया, ठीक है। अब इसको करेंगे हम सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो केपी क्या आ जाएगा, देखो। तो केपी इज इक्वल टू क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू डी, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू सी मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी रेज टू सी हो गया। ओके, इसकी पावर में सी आ गया। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी रेज टू डी आ गया, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी रेज टू ए आ जाएगा, एंड ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी रेज टू बी आ जाएगा। तो इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आ गया, ये दिस इज concentration of C raised to C into concentration of D raised to D divided by concentration of A raised to A and concentration of B raised to B। साथ साथ क्या हो गया, it is RT raised to C into RT raised to D divided by RT raised to A and RT raised to B। अब देखो ये वाला पार्ट क्या है, C raised to C into D raised to D divided by A raised to A into A raised to B, क्या है, this is nothing but Kc। तो Kp is equal to क्या आया, तो Kp is equal to आ गया Kc, ठीक है। इसके साथ साथ देखो RT रेज टू क्या हो गया, इट इज C प्लस D माइनस A प्लस B। इस वाले पार्ट को हम डेल्टा एनजी भी बोल सकते हैं, जो थर्मो में हमने यूज किया था, याद आया। थर्मो में हमने डेल्टा एनजी किस चीज को लिया था, इसी चीज को तो लिया था। सो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू डेल्टा एनजी। यहाँ पर डेल्टा एनजी क्या है, डेल्टा एनजी इज C प्लस D माइनस A प्लस B। और ध्यान से देखो C प्लस D माइनस A प्लस B एक्चुअली है क्या,
इट इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, है कि नहीं है? थर्मो में यही तो लिया था हमने, गैस के मोल्स में कितना चेंज हुआ है, गैस के स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने चेंज हुए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैस या चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैस कितना चेंज हुआ, वो है डेल्टा एन जी। So Kp is equal to Kc into RT raised to delta Ng। ये Kp और Kc में रिलेशन आ गया। RT को Kc कहाँ लिया भाई प्रथम हमने, RT को किधर Kc ले लिया यार? कहाँ लिया RT को Kc? RT को कहीं पे Kc लिया ही नहीं हमने। Kc तो ये है C रेज टू C इंटू D रेज टू D डिवाइड बाई A रेज टू A इंटू B रेज टू B, ये है Kc तो, जो हम पहले से ही लिखते आए हैं, पहले यही तो था Kc। ठीक है। सो हाँ सिद्धार्थ, ऑब्वियसली गैस के लिए ही आता है ना पार्शियल प्रेशर। सॉलिड और लिक्विड को तो हम वैसे भी लेते ही नहीं ना, उनको एक्सप्रेशन में ही नहीं लेते हैं सॉलिड एंड लिक्विड को। सो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू डेल्टा Ng, और यहाँ पर डेल्टा Ng क्या है, इट इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मतलब चेंज इन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैस। ओके, नाउ अब देखो क्या है, सिद्धार्थ अगर सारे सॉलिड है तो हम Kp और Kc जनरली डिफाइन ही नहीं करते हैं ना, रिएक्शन में सारे सॉलिड और लिक्विड हैं तो हम Kc और Kp डिफाइन नहीं करते, कुछ ना कुछ गैस होना चाहिए वहां पर। हाँ तो इफ RT ग्रेटर देन 1, RT ग्रेटर देन 1 एक्चुअली कब होता है, ये जनरली हमेशा ही होता है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब T ग्रेटर देन 1 बाई आर होगा, और T ग्रेटर देन 1 बाई आर कब होगा, जब T ग्रेटर देन 0.0821 होगा, जो कि कब होता है, ऑब्वियसली इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 12.18 केल्विन। तो जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 12.18 केल्विन है तो RT ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 3 केस लेने वाले हैं, ऑब्वियसली RT तो ग्रेटर देन 1 होने ही वाला है क्योंकि टेम्परेचर ग्रेटर देन 12 केल्विन ही होगा। तो केस 1 क्या है, केस 1 है डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0, जैसे PCl5 gives PCl3 प्लस Cl। इस वाली रिएक्शन में डेल्टा Ng क्या है, ग्रेटर देन 0 है। देखो कितना है डेल्टा Ng, निकाल लेते हैं। इट इज प्रोडक्ट साइड कितने गैस है 2, रिएक्टेंट साइड कितने है 1, तो कितना है डेल्टा Ng, डेल्टा Ng आ गया। ओके,
तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू 1, एंड ऑब्वियसली ये क्या हो गया, Kc इंटू RT हो गया। ठीक है, तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT। अब बताओ Kp बड़ा होगा कि Kc बड़ा होगा? Kp बड़ा होगा या Kc बड़ा होगा? Kp बड़ा होगा। ओके, Kp ग्रेटर देन क्या आ जाएगा ऐसे केस में? Kc आ जाएगा। तो जब डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो Kp ग्रेटर देन क्या आएगा? Kc आएगा, क्योंकि RT की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है। ओके, तो किसी भी चीज को अगर 1 से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू बड़ी हो जाती है ना। तो Kc को हम 1 से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या है? बड़ी हो गई। Kc इंटू RT जो है वो Kc से बड़ा हो गया। इसको ऐसे सोच लो, मान लो कि Kc 5 था और इसको मल्टीप्लाई बाय 1.5 कर दिया, तो क्या आ गया? ये 7.5 आ गया ना। तो ऑब्वियसली 7.5 ग्रेटर देन 5। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो RT ग्रेटर देन 1 है, तो हमने Kc को अगर RT से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली वो वैल्यू Kc से बड़ी आएगी। तो इफ डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 तो Kp जो है वो Kc से बड़ा रहता है। Kp की वैल्यू क्या होती है? Kc से बड़ी होती है। लिख लिया सबने? तो नेक्स्ट केस लेते हैं। केस 2, डेल्टा Ng लेस देन 0। ठीक है, केस 2 में हम ले लेते हैं डेल्टा Ng जो है वो लेस देन 0 है। जैसे N2 प्लस 3H2 gives twice NH3। तो इसका डेल्टा Ng क्या है यार? प्रोडक्ट साइड कितने हैं? प्रोडक्ट साइड 2 है, एंड रिएक्टेंट साइड कितने हैं? 4। तो क्या आया? -2 आया ना। तो इसलिए इसका डेल्टा Ng जो है वो लेस देन 0 है। तो अभी Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू डेल्टा Ng, मतलब RT रेज टू -2। हम बोल सकते हैं Kp इज इक्वल टू Kc अपॉन RT स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ऑब्वियसली RT स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं। ऑब्वियसली 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड जब किया जाता है तो वैल्यू छोटी हो जाती है ना। तो यहाँ पर Kp जो है वो हो जाएगा लेस देन Kc। तो जब डेल्टा Ng लेस देन 0 होगा तो Kp की वैल्यू Kc से छोटी आएगी। ओके, जब Kp लेस देन, सॉरी, जब डेल्टा Ng लेस देन 0 होगा तो Kp लेस देन क्या आएगा? Kc आएगा। ठीक है, हो गया सबका? नाउ केस 3। डेल्टा Ng इक्वल टू 0। जैसे अपने पास एग्जांपल हो गया ये वाला, तो इसमें डेल्टा Ng क्या है? इसमें डेल्टा Ng जो है वो इक्वल टू 0 है।
ना, 2 - 2 दैट इज 0। तो डेल्टा एन जी जो है वो इक्वल टू 0 है। तो डेल्टा एन जी अगर इक्वल टू 0 है तो के पी इज इक्वल टू क्या है, के सी इंटू आर टी रेज टू 0, एंड आर टी रेज टू 0 इज 1, तो के पी क्या आ गया, के सी आ गया। तो जब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 रहेगी तो के पी और के सी दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ओके, जब डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 होता है तो के पी एंड के सी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। हो गया सबका? चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6।
आर की कौन सी वैल्यू लेंगे? तो भाई आर की वैल्यू मैंने बताया ना, पी की यूनिट कौन सी है प्रेशर की, तो उसी हिसाब से आर की यूनिट वैल्यू भी ले ली है, और मैंने एक बार ली भी है, देखो आर की वैल्यू। हो गया सबका? लास्ट सम पे हूँ सर, जल्दी करो। चलो कराते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4। तो N2O4 gives twice NO2, ये रिएक्शन है।
इसके लिए इन्होंने बोला है कि केपी इज फाउंड टू बी इक्वल टू केसी। तो देखो डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी जो है वो 2 - 1 मीन्स 1 है। तो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी रेज टू 1। ये हम बोल सकते हैं केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी। अब देखो वो बोल रहा है कि केपी और केसी सेम है, तो अगर केपी और केसी सेम है तो आर टी की वैल्यू होनी चाहिए 1, मतलब टेम्परेचर होना चाहिए 1/r। और जब आर की वैल्यू 0.0821 हम लेंगे, 0.0821 क्यों लेंगे, क्योंकि मैंने वही वैल्यू तुम्हें बोला है लेने को, है ना, एटीएम बोला है ना मैंने। तो एटीएम जब हम लेते हैं तो आर की वैल्यू कौन सी ली जाती है, 0.0821। तो ये जो है ये हमारे पास आता है 12.18 केल्विन। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यस दीपक, वो तब जब हमारे पास आर टी जो है, केपी इक्वल टू केसी जो है, केपी इक्वल टू केसी होता है अगर आर टी रेस टू, मतलब ये वाला पूरा पार्ट जो है ना ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये पूरा पार्ट 1, दो केस में हो सकता है ना, आर टी रेस टू डेल्टा एन जी वाला पार्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये दो केस में 1 हो सकता है, या तो ये पावर 0 हो या फिर ये वाली वैल्यू 1 हो। 1 की पावर कुछ भी आएगा तो भी वैल्यू 1 ही रहेगी ना। तो यहाँ पर डेल्टा एन जी तो 0 है नहीं, तो दूसरा क्या केस आ सकता है कि यार आर टी की वैल्यू ही 1 हो। तो आर टी की वैल्यू 1 कब होगी, 12.18 केल्विन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर 3 रिएक्शन दी हुई है हमें। तो केपी और केसी का रेशियो बोला है, तो केपी बाई केसी क्या होता है भाई, इट इज आर टी रेस टू डेल्टा एन जी। एंड जैसा मैंने तुम्हें बताया है कि डेल्टा एन जी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो जाएगा, केपी बाई केसी का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि आर टी रेस टू डेल्टा एन जी उतना ही बड़ा आएगा। तो डेल्टा एन जी क्या क्या है भाई, तो ट्वाइस SO2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस SO3। यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या है, इट इज 2 - 3 दैट इज -1। ठीक है, तो एक्स वाली रिएक्शन का डेल्टा एन जी -1 है, वाई वाली रिएक्शन का डेल्टा एन जी क्या है भाई, वाई वाली रिएक्शन का डेल्टा एन जी है PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। तो इसका डेल्टा एन जी क्या है, इट इज 2 - 1 दैट इज 1। एंड जेड वाली रिएक्शन का क्या है, ट्वाइस HI गिव्स H2 प्लस I2। तो इसका डेल्टा एन जी है 0। मैंने बताया जितना ज्यादा डेल्टा एन जी उतना ज्यादा केपी बाई केसी का रेशियो। तो सबसे कम केपी केसी का रेशियो होगा एक्स तक, बिकॉज उसका डेल्टा एन जी सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा होगा जेड का, और सबसे ज्यादा होगा वाई का। तो ये हमारे पास केपी और केसी के रेशियो में ऑर्डर आएगा। ओके, so this was question number 5। जेड का ज्यादा क्यों होगा भाई, जेड के केस में तो डेल्टा एन जी 0 है ना। जितना ज्यादा डेल्टा एन जी उतना ज्यादा केपी बाई केसी का रेशियो। तो सबसे ज्यादा डेल्टा एन जी किस केस में है, वाई वाले केस में है ना। सिद्धार्थ एक होगा जेड का डेल्टा एन जी, एक कहाँ होगा जेड का यार, जेड जेड का डेल्टा एन जी तो 0 है ना। हाँ, रेशियो जो है वो केपी बाई केसी का जो रेशियो है वो 1 रहेगा।
जेड के केस में केपी बाई केसी 1 रहेगा, वाई के केस में आर टी रहेगा, और एक्स के केस में 1 बाय आर टी रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, hydrogen is produced industrially by the steam hydrocarbon reforming process as given by this. So H2O gas plus CH4 gas gives CO gas plus 3H2 gas. तो इस रिएक्शन में हमें Kc दिया। नाउ व्हाट इज डेल्टा एन जी? तो डेल्टा एन जी है देखो 4 - 2 दैट इज 2, तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर टी रेज टू 2। तो व्हाट इज Kp? Kp इज इक्वल टू Kc हो गया 3.8 इंटू 10 रेज टू पावर -3। आर की वैल्यू क्या लेंगे? 0.0821 या 1/12, ठीक है, इंटू टेम्परेचर कितना है 1000 केल्विन रेज टू 2। तो क्या आ जाएगा ये? 3.8 इंटू 10 रेज टू पावर -3, इसके अलावा 82.1 रेज टू 2, ठीक है, ये आएगा। तो देख लेना जो भी है आंसर 25.61। ओके, ठीक है। सो ये केपी का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हमारे पास केपी एंड केसी का रिलेशन होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दीपक, ये बोर्ड एग्जाम थोड़ी है कि कितने क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, ऐसा कुछ फिक्स होता ही नहीं है आईआईटी में। आईआईटी में किसी चैप्टर का कोई वेटेज फिक्स नहीं होता है, क्वेश्चन आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो फर्स्ट पॉइंट देखो, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन को अगर हम रिवर्स कर दे, लॉकेस इसके आयनिक इक्विलिब्रियम भी है, देन 11th वाला फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। हाँ, तो अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई रिएक्शन है उसको रिवर्स कर देंगे, तो रिएक्शन को रिवर्स करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद रखना रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो ऑन रिवर्सिंग ए केमिकल रिएक्शन, equilibrium constant gets reciprocal। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास ये रिएक्शन है, मान लो
ठीक है। इस रिएक्शन का मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, तो वो क्या होगा, C रेज टू C इंटू D रेज टू D डिवाइड बाय A रेज टू A एंड B रेज टू B, यही होगा ना। अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करें तो हमारे पास नई रिएक्शन ये आएगी, ये नई रिएक्शन आ रही है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K2 है, तो वो K2 क्या होगा, ऑब्वियसली अभी प्रोडक्ट क्या हो गया, अभी प्रोडक्ट A एंड B हो गए, रिएक्शन क्या हो गया, C एंड D। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब ये हो गया, डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब रेज टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये हो गया। तो अभी इसको अगर हम इस कंपेयर करें इस वाले से, तो क्या है, दिस इज नथिंग बट 1/K1 है कि नहीं। ठीक है, तो जो हम बता रहे थे वही आया ना, कि अगर किसी रिएक्शन को हम रिवर्स करेंगे तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। मतलब अगर हमें किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो उसके रिवर्स रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी पता है। हम इसे बता सकते हैं ना, जस्ट 1/, करना है। हो गया सबका। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर किसी रिएक्शन को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में आ जाता है। ओके, सो इफ ए रिएक्शन is multiplied by some number, then equilibrium constant
of new reaction is equal to equilibrium constant of old reaction raised to that number। ठीक है, तो अभी इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एक्चुअली क्या है, तो पुरानी रिएक्शन है उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में वो नंबर। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो रिएक्शन ये है, ठीक है, अब इसका ऑलरेडी हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता ही है, उसको हमने K1 लिखा था ना, इसको हमने किसी नंबर n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी नया हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, n से मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो अभी रिएक्शन ये आ गई। ठीक है, नाउ इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K3 है, तो वो क्या होगा, इट इज C⁻²। अब देखो स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन क्या हो गया, Nc हो गया, एंड देन D का क्या हो गया, Nd हो गया स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन, डिवाइड बाय A का स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन क्या हो गया Na, एंड B का स्टोइशियोमेट्रिक ऑप्शन क्या हो गया Nb। इसको ऑब्वियसली हम ऐसे लिख सकते हैं C⁻C इंटू D⁻D डिवाइड बाय A⁻A इंटू B⁻B एंड देन होल पावर n, लिख सकते हैं ना। नाउ ये अंदर वाला पार्ट क्या है, दिस इज नथिंग बट K1, है कि नहीं है, यही था ना K1। तो क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास K1⁻n। ओके, तो हमने इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया यार, इस रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई किया, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पावर में चला गया, देख। ओके, तो अगर किसी रिएक्शन का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है और उस रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हमें मिल जाएगा। वो क्या होगा, वो पुरानी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेज टू वो नंबर। लिख लिया सबने। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, निर्वेद, ये हमारे पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हमने n से मल्टीप्लाई किया, तो नया स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया है ना, ये नए स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन हो गया एक तरह से। तो ये देखो पावर में आ गए, अब सब जगह अगर हम n को कॉमन ले लेंगे तो बेसिकली ये क्या हो गया, होल पावर n हो गया ना, और ये अंदर वाला पार्ट क्या है, ये पहले वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो नंबर पावर में आ गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद रखना मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो ऑन
adding chemical reaction their equilibrium constant gets multiplied। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे देखो हमारे पास एक रिएक्शन ये है, ठीक है, एक रिएक्शन ये है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो गया, इसको मैं ले लेता हूँ K4, दैट इज C⁻1 डिवाइड बाय A इंटू B⁻2। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास कोई दूसरी रिएक्शन है, मान लो ये K4 कैसे, अरे नाम दिया है भाई K4 उसे यार, K4 निर्वेद नाम दिया है, K4 कैसे हुआ क्या, अभी तक K3 आ गया ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, 3 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम ले आए, K1 K2 K3, ठीक है, इसको K4 लिख दिया। नाउ ये मान लो एक रिएक्शन है हमारे पास, 3C प्लस D गिव्स 4E, ये मान लो एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं बोल देता हूँ क्या हो गया, K5 हो गया, और उसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, E⁻4 डिवाइड बाय C⁻3 इंटू D। ठीक है, ये हो। नाउ अब दोनों रिएक्शन को अगर हम ऐड कर दें, दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फाइनली इट इज A प्लस 2B। इसके साथ साथ देखो C राइट हैंड साइड वाला कैंसिल आउट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाले एक C से, तो बचा 2C प्लस D, एंड देन राइट हैंड साइड हमारे पास बचेगा 4E। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम बोलते हैं K6 है, तो वो क्या होगा, इट इज E⁻4 डिवाइड बाय A इंटू B का स्क्वायर इंटू C का स्क्वायर इंटू D, ये होगा। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ध्यान से देखो, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये ऑब्वियसली पूरा पूरा नीचे है ना, तो K4 इंटू K5 करके यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, C राइट में नहीं आएगा भाई, एक C राइट में है, 3C लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में 2C बचे ना, ठीक है, तो दोनों रिएक्शन को मल्टीप्लाई करके देखो, सॉरी दोनों K4 एंड K5 को मल्टीप्लाई करके यही मिलेगा, K6 ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो इधर C है, इधर C⁻3 है, तो नीचे C⁻2 बच जाएगा, इसके अलावा E⁻4 ऊपर ही आएगा, बाकी A इंटू बी स्क्वायर नीचे आएगा और D भी नीचे आएगा, तो वही आ रहा है। ओके, तो जब हम रिएक्शंस को ऐड करते हैं, जब हम क्या करते हैं, रिएक्शंस को ऐड करते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है।
हो गया सबका? ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 2। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो।
आया आंसर किसी का? चलो करा देते हैं, देखो। तो हमारे पास ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। तो इसमें रेट हमें दिया है, तो ये कौन सा रेट है यार? ये कौन सा रेट है? ऑब्वियसली फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है ना। तो अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है तो ये क्या हो गया? ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसी टाइप से बैकवर्ड रिएक्शन का भी उन्होंने रेट दिया हुआ है, देखो। 2.4 इंटू 10⁻⁻21 इंटू SI²। तो ये आर भी हो गया बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, एंड ये क्या हो गया? बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। ओके, नाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा यार? व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन? क्या होता था? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड। याद आया? तो के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड क्या आएगा, देखो। कितना हो गया? ये हो गया 1700, एक्चुअली 17,000 डिवाइड बाय 24। ओके, ये हमारे पास हो गया इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब हम क्या कर रहे हैं? हमें इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकालना, हमें ये वाली जो रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकालना है। हमें किसका निकालना है यार? इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई किया, देखो किया ही नहीं किया? इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई किया है, एंड उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो क्या होगा बताओ? हमने बोला था कि अगर किसी को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो, पावर में चला जाता है। तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या आएगा? 17,000 रेज़ टू हाफ। ठीक है, 17,000 डिवाइड बाय 24 रेज़ टू हाफ। जब ऑब्वियसली अंडर रूट भी बोल सकते हैं उसे हम, एक ही बात है ना। तो क्या होगा? ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये आई थिंक 26.6 आ रही होगी। ठीक है, तो हमने रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? पुरानी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेज़ टू वो नंबर हाफ। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे हम। होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क बिल्डर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक, 1 to 18, देन 22 हमने लास्ट टाइम दिया है ना? 22 लास्ट टाइम दिया है। देन 28 से 36। ठीक है,
ये अपने पास फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का हो गया, एंड फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर वन टू 9, ठीक है। तो ये आज का होमवर्क रहेगा। ओके, तो चलो एंड करते हैं लेक्चर।